नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सुधांशु दर्पण। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली सीएम आवास को लेकर सियासत बिना आवंटित हुए ही रहने पहुंच गई आतिशी। दिल्ली सीएम आवास को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। जिस बंगले में अरविंद केजरीवाल रह रहे थे, उस बंगले में दिल्ली की मौजूदा सीएम आतिशी का सामान पहुंचने के बाद पीडब्ल्यूडी ने बंगले को सील कर डबल लॉक लगा दिया है। आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने ये बंगला अभी तक पीडब्ल्यूडी को नहीं सौंपा है और उससे पहले ही मौजूदा सीएम आतिशी का सामान बंगले में पहुंच गया। जबकि इस आवास का मालिक पीडब्ल्यूडी है। किसी भी सरकारी घर के खाली होने पर पीडब्ल्यूडी उसका कब्जा लेता है और उसकी इन्वेंट्री बनाता है। उसके बाद ही घर किसी और को आवंटित किया जाता है। वहीं इस दिल्ली सरकार बंगले को खाली करने को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बंगले की चाबी एक अधिकारी को सौंपती हुई दिख रही है। साथ ही वीडियो में दावा किया गया है कि केजरीवाल ने सीएम आवास खाली कर दिया है, लेकिन इसके बाद 6 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने दिल्ली के सीएम के स्पेशल सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी और कहा कि इस बंगले की चाबी सौंपने के कुछ वक्त बाद ही वापस ले ली गई थी और बंगला पूरी तरह पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर नहीं किया गया है। आपको बता दें, केजरीवाल द्वारा खाली किए गए बंगले की चाबी पीडब्ल्यूडी अधिकारी को सौंपी जानी थी, लेकिन सुनीता केजरीवाल वीडियो में जिसे चाबी सौंप रही है वह पीडब्ल्यूडी के अधिकारी नहीं है, बल्कि सीएम के स्पेशल सेक्रेटरी प्रवेश रंजन झा है। एलजी हाउस के सूत्रों के मुताबिक जिस आवास में अभी तक अरविंद केजरीवाल रह रहे थे, वे आधिकारिक सीएम आवास नहीं है। इसका मालिक पीडब्ल्यूडी है, उसे ही ये बंगला आवंटित करने का अधिकार है। जबकि अभी इस बंगले की कंस्ट्रक्शन को लेकर विजिलेंस की जांच चल रही है। ये आवास सीएम आतिशी को आवंटित भी नहीं किया गया था, तो उनका सामान यहाँ कैसे पहुँच गया, जबकि उन्हें तो पहले से ही 17AB मथुरा रोड का आवास आवंटित है। ऐसे में उन्हें 2 घर कैसे आवंटित हो गए। जानकारी के मुताबिक पीडब्ल्यूडी ने इस बंगले को सील कर दिया है और दिल्ली की विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी के 2 सेक्शन ऑफिसर और दिल्ली के मुख्यमंत्री के स्पेशल सेक्रेटरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास खाली नहीं किया है, सिर्फ एक वीडियो जारी कर ड्रामा किया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी इस बंगले पर कब्जा करना चाहती है और एलजी के निर्देश पर सीएम आतिशी का सारा सामान बाहर निकाल दिया गया है। हरियाणा के 96% विधायक करोड़पति सावित्री जिंदल के पास सबसे अधिक लक्ष्मी। हरियाणा विधानसभा चुनावों में जीत का परचम लहराने वाले 96% नए विधायक करोड़पति हैं। वहीं जीतने वाले 13% 12 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और हरियाणा इलेक्शन वॉच के विश्लेषण में हुआ है। एडीआर के मुताबिक जीतने वाले 90 उम्मीदवारों के हलफनामे बताते हैं कि बीते चुनाव के मुकाबले करोड़पति विधायकों की संख्या में मामूली 3% की वृद्धि हुई है। 90 विधायकों में से 44% के पास 10 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है, जबकि केवल 2.2% के पास 20 लाख रुपए से कम की संपत्ति है। 10% बड़ी महिला विधायकों की संख्या। नए सदन में 14% महिला विधायक हैं। ये 2019 के मुकाबले 10% से अधिक हैं। मंगलवार को घोषित हुए चुनाव परिणामों में भाजपा ने कांग्रेस से 11 सीटें अधिक जीत करके 48 सीटों के साथ शानदार प्रदर्शन किया। इस चुनाव में जेजेपी और आप जैसी पार्टियों का सफाया हो गया, तो आईएनएलडी को केवल 2 सीटें ही मिली। सावित्री जिंदल सबसे अमीर विधायक, भाजपा के 96%, कांग्रेस के 95%, आईएनएलडी और निर्दलीय जीते उम्मीदवारों में 100% ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति होने का ऐलान किया है। हिसार से निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल 270 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ सूची में सबसे ऊपर हैं। उनके बाद भाजपा की शक्ति रानी शर्मा 145 करोड़ रुपए और श्रुति चौधरी 134 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। दोबारा चुने गए विधायकों की संपत्ति में 59% का इजाफा। कुल 30 विधायक 2024 में दोबारा से चुने गए हैं। इनकी औसत संपत्ति 2019 से 59% बढ़ी है। पहले के 9.8 करोड़ रुपए के मुकाबले ये अब 14.46 करोड़ रुपए हो गई है। आपराधिक मामलों में निर्दलीय अव्वल 12 विधायक आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं, जिनमें 6 पर गंभीर आरोप है, 1 पर हत्या की कोशिश का आरोप है। 2019 में महज 7 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। 19% कांग्रेस, 6% भाजपा और 67% निर्दलीय विजेताओं ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। पीएम मोदी के आग्रह पर गुजरात में नैनो लाई थे रतन टाटा। पढ़े उस एक एसएमएस से जुड़ा दिलचस्प किस्सा। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को एक शब्द का एसएमएस वेलकम स्वागत है भेजा था।
इसके बाद 2008 में टाटा नैनो परियोजना बंगाल से गुजरात आ गई थी। 2006 में बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार ने टाटा समूह के लिए सिंगूर में नैनो कार उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया था। इसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के नेतृत्व में उग्र विरोध प्रदर्शन हुए थे। एक छोटे से मैसेज ने कर दिया कमाल। पीएम मोदी ने रतन टाटा को ये एसएमएस उस समय भेजा था जब वे कोलकाता में बंगाल से नैनो परियोजना को बाहर ले जाने की घोषणा कर रहे थे। मोदी ने 2010 में सांदन में 2000 करोड़ रुपए के निवेश से बने टाटा नैनो संयंत्र का उद्घाटन करते हुए कहा था कि जब रतन टाटा ने कोलकाता में कहा था कि वे बंगाल छोड़ रही हैं, तो मैंने उन्हें एक छोटा सा एसएमएस भेजा था। इसमें मैंने लिखा था वेलकम, और अब आप देख सकते हैं कि 1 रुपए का एसएमएस क्या कर सकता है। परियोजना भारत से बाहर न जाए। टाटा ने 3 अक्टूबर 2008 को बंगाल से नैनो परियोजना को बाहर ले जाने की घोषणा की थी और कहा था कि अगले 4 दिन के भीतर गुजरात के सांडन में यह संयंत्र स्थापित किया जाएगा। पीएम मोदी ने तब कहा था कि कई देश नैनो परियोजना के लिए हर संभव मदद देने को उत्सुक हैं, लेकिन गुजरात सरकार के अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया है कि परियोजना भारत से बाहर न जाए। टाटा ने 2018 में नैनो कारों का उत्पादन बंद कर दिया। साणंद में प्लांट से जून 2010 में पहली नैनो कार के बाहर निकलने के समय टाटा ने इकाई स्थापित करने में मदद के लिए मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार की सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि गुजरात ने हमें वह सब कुछ दिया जिसकी हमें जरूरत थी। पीएम मोदी ने हमसे कहा, ये सिर्फ टाटा परियोजना नहीं, ये हमारी परियोजना है। टाटा ने 2018 में नैनो कार का उत्पादन बंद कर दिया। कंपनी को आगे ले जाने की योजनाओं पर मजदूरों से भी चर्चा करते थे रतन टाटा। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा मजदूरों से भी कंपनी को आगे ले जाने की योजनाओं पर चर्चा करते थे और उनके सुझावों को अमल में लाने का प्रयास करते थे। मजदूरों को वे समाज सेवा के लिए हमेशा प्रेरित करते थे। जब भी वे जमशेदपुर आते थे, उनसे जरूर मिलते थे। ईवीएम पर हार का ठीकरा नहीं फोड़ेगी कांग्रेस, समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता ईवीएम पर जमकर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बदलने का फैसला किया है। ईवीएम पर निशाना साधने की बजाय अब पार्टी अंदरूनी समस्याओं पर ध्यान देना चाहती है। कांग्रेस ऐसी कमियों को तलाशने की कोशिश करेगी जिसकी वजह से हरियाणा में वह जीत का स्वाद नहीं चख पाई। गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समीक्षा बैठक में यह फैसला सुनाया है। पार्टी की आला कमान ने कहा कि जब तक ईवीएम में गड़बड़ी के पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते, वे यह मुद्दे नहीं छोड़ेंगे और पार्टी में अंदरूनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। गुरुवार शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय से एक पत्र जारी कर कहा कि पार्टी में एक टेक्निकल टीम बनी है जो कि प्रत्याशियों द्वारा ईवीएम और वोटिंग को लेकर की गई शिकायत पर ध्यान देगी और असली कमी पता लगाएगी। इस पत्र में कहा गया कि कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक ही वोटिंग मशीन को कोई प्रतिक्रिया देगी। बता दें कि हरियाणा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच तनाव देखने को मिला। काफी समय तक कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में ही नहीं उतरी। इसका भी असर इन चुनावों में दिखाई दिया। राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं से कहा कि वे अपने आपसी मतभेद को खत्म करके पार्टी के काम करें। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने मीटिंग में कहा कि पार्टी का हित सर्वोपरि है। वहीं इस बैठक में हुड्डा, उनके साथी पीसीसी चीफ उदय भान, कुमारी शैलजी और उनके सहयोगी रणदीप सिंह सुरजेवाला को नहीं बुलाया गया था। अब पार्टी ने हर उम्मीदवार से रिपोर्ट मांगी है। अजय माकन ने कहा, आप लोगों ने जो एग्जिट पोल देखा था, परिणाम उससे एकदम अलग है और यह स्वीकार पोल्स और परिणाम में बहुत अंतर था। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। इसकी कई वजह हो सकती हैं। मंगलवार को पार्टी के महासचिव जयराम रमेश और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने धीमी काउंटिंग और ईवीएम को इस हार के लिए जिम्मेदार बताया था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुधांशु दर्पण।